KP Classes, dedicated to excellence. Hello learners, welcome to KP Classes and my name is Yash. In today's session, we are going to deliberate over the most expected questions of grammar and vocabulary that are usually seen in CUD UG's examination. So in today's session, we are going to discuss those questions that are repeatedly seen in CUD examination each year. So today's session will be very cardinal for you for your preparation, and my methodology will be holistic. So shall we start, guys? Shall we start with them? So I will be presenting all the concepts related to grammar and vocabulary via different varieties of questions. So give me a moment, please. Let me have a pen. Yes. So start with them. From the question starting from first error spotting. तो एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपका काफी कॉमन फॉर्मेट है जो कि एग्जामिनर आपको देता है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए. तो इसमें व्हाट यू हैव टू रिक्वायर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम सेंटेंस दैट हैज एन एरर, बेसिकली ग्रामेटिकल एरर. कभी कभार वोकैबुलरी के भी एरर पूछे जाते हैं, लेकिन यूजुअली इसमें आपके ग्रामर के एरर होते हैं फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स गिवन इन ग्रामर. आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका ग्रामर के अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ part of speech, and those are noun, pronoun, adjective, adverb, interjection, verbs, conjunctions. तो इसमें से आपका part of speech बन जाता है. Then we have what? We have voice, narration, and subject of agreement, and finally we have question tags. तो ये सारे contribute करते हैं grammar को. That is usually asked in your examination. तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है? Neither of the boys are willing to accept the pay. तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मतलब whenever I ask you a question, so you pause your video and then खुद एक बार ट्राई करिए कि आपको उसका एरर क्या होता है. ठीक है, बाकी अब मैं आपको दिखाऊंगा. तो इसमें जो एरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीदर इज अ प्रोनाउन. ओके, सो नीदर आपका प्रोनाउन है. प्रोनाउन आपका अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं, तो नीदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. उसमें से आपका एक सवाल दिया गया है. नीदर के साथ भी यूजुअली यूज ओनली सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे गलती है आपका इसके अंदर पार्ट बी के अंदर. तो इसके अंदर आर वेरी का यूज हो रखा है. वी हैव सम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड हमारा ईच एवरी वगैरह होता है. ईच एवरी, ईदर, नीदर एंड एनीवन और नन. इनके साथ भी ऑलवेज हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब because they point out individual, right? तो इसमें आपका जो नीदर है, नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. एरर इसमें है, यहाँ पे आएगा tense. We do not have to change the tense. I cannot have used was over here because हमें tense को चेंज करने की अनुमति नहीं होती, अलाउंस नहीं होती. चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड के बारे में बात करेंगे. She said that she will return the book the next day. अब इसमें जो एरर है वो आपका पार्ट सी के अंदर है. Why? अगर मैं बात करें क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक से लिया गया है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्टली आर्टिकल से लिया गया है. बिकॉज whenever we have some words like next और लास्ट, इनके बाद में कोई टाइम रिलेटेड वर्ड होता है, then we are not allowed to use article the over here. कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे मैं तुम्हें ये बुक कल दूंगा, I will give you the book next day. Yes, we cannot say I will give you the book the next day, right? तो next और last वैसे तो आपका superlative degrees होते हैं, लेकिन when they are used with a word that indicates time, we are not allowed to use article the before. तो यहाँ पे आपका article the को आपको eliminate करना है. चलिए, सेकंड भी हो गया. थर्ड की बारे में बात करेंगे. One of my friends have gone abroad for higher studies. अब सिंपल सी बात है, हमें फोकस करना होता है इस पे, इस पार्ट के ऊपर. Whenever you have, अच्छा ये जो पार्ट है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, आपका सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट से लिया गया है. सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यू हैव टू फिट द वर्ड, राइट? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू हैव टू यूज द वर्ब सिंगुलरली, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो आपको वर्ब को भी प्लूरल करना होता है. लाइक ही इज, वी आर, आई होप यू गॉट टू नो. अब यहाँ पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट हु डिडंट और मस्टंट हैव लर्नड दिस कांसेप्ट, वो क्या करेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो गया. नो, कभी कभार क्या होता है, एक नाउन होगा, उसके बाद में आपकी प्रीपोजिशन ऑफ होगी या कोई और भी प्रीपोजिशन होगी. यूजुअली वी सी प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद एक और नाउन होता है. देन वी हैव टू चूज द वर्ब. ये जो वर्ब आएगी ये आपका ऑफ से पहले वाला जो वर्ड है नाउन, उसके अकॉर्डिंग आएगी. अब यहाँ पे फ्रेंड्स के बारे में एक्चुअली बात नहीं हो रही गाइस. यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक के बारे में बात हो रही है जो कि उन फ्रेंड्स में से है. तो मेन सब्जेक्ट इज व्हाट, वन, एंड वी नो वन इज सिंगुलर, सो वी हैव टू यूज हैज ओवर हियर. आई होप यू गॉट, यू नो. थर्ड के बारे में बात करें तो, sorry, I mean the number of students appearing on the exam are increasing
एवरी ईयर। ये भी आपका सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का ही पार्ट है। अब इसमें भी वही कंसेप्ट है जो ऊपर वाले में था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो नंबर है, बट द नंबर इज सिंगुलर। बट व्हाट वी आर सीइंग, यहाँ पे हमने किसका यूज किया हुआ है, आर का, तो यहाँ पे इस आएगा। आई होप यू गॉट टू नो द सिंटेक्स। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीयूडी यूजुअली अक्सर देखे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ हैज बीन डन। He asked me where I was going so early in the morning. अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन का है। आपका which हो गया, where हो गया, when हो गया, why हो गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, लेट मी टेल यू। देखो, जब आपको सवाल पूछना हो तो आप क्या बोलोगे, जैसे अगर मैं सवाल बनाता हूँ कोई कि भाई वो कहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा वेयर इज ही। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट में है, तो जब भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में डब्ल्यूएच वर्ड यूज करे जाते हैं तो उसकी इमीडिएटली बाद वी हैव टू यूज वर्ब, देन वी हैव टू यूज अ सब्जेक्ट, बट व्हेनेवर वी हैव टू आस्क व्हाट, सवाल जब सवाल पूछते हैं तो वेयर के बाद मैंने वर्ब का यूज कर लिया है। लेकिन जब यही क्वेश्चन वर्ड हम स्टेटमेंट के अंदर लेके आते हैं, जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, असर्टिव स्टेटमेंट होता है, उसमें वी डू नॉट हैव टू यूज दिस फॉर्मेट। जैसे अगर मैं इसको आंसर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई वुड हैव टू डू, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे मुझे पता है वो कहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा आई नो। अब यहाँ पे सेम वेयर ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे अभी इंटरप्रेटिव वर्ड ना रहते रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है। ठीक है, वेयर, अच्छा यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी, ठीक है, वेयर ही इज। ठीक है, आई होप यू गॉट टू नो। जब यहाँ पे ये जो डब्ल्यू वाले वर्ड्स होते हैं, इसको आप अफर्मेटिव स्टेटमेंट में डालते हो, यानी सिंपल स्टेटमेंट में डालते हो, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो आपको पहले सब्जेक्ट का यूज करना होता है, देन आपको वर्ब का यूज करना होता है। यहाँ पे फॉर्मेट अलग है, यहाँ पे फॉर्मेट अलग है। अब यहाँ पे जो है फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर आई वाज लिखा हुआ है। एक्चुअली सवाल नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा कि वेयर आई, सॉरी, उसने मुझसे पूछा वेयर आई वाज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था। तो यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहा है, तो वेयर के इमीडिएटली बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, देन आपका वाज को आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े। सिक्स वाले की बात कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इल शी अटेंडेड द फंक्शन। अब यहाँ पे सोचो क्या एरर हो सकता है। ये जो आपका एरर है कंजंक्शन से लिया गया है। इंग्लिश में कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिस्पाइट की। डिस्पाइट की हिंदी होती है के बावजूद, और ये कंट्रास्टिंग आइडिया शो करने के काम आता है। ठीक है, जैसे मैं बीमार था लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करी, फिर भी मैंने उस दिन काम किया, तो इसके लिए वी हैव टू वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका डिस्पाइट, एक वर्ड आपने सुना होगा इंस्पाइट, लेकिन दोनों में कॉमनैलिटी तो ये है कि भाई आपके दोनों कब यूज होते हैं, जब आपको कंट्रास्टिंग आइडिया इन एक्शन शो करना हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्पाइट के बाद वी डू नॉट हैव टू यूज एनी प्रपोजिशन, लेकिन इंस्पाइट के बाद वी हैव टू यूज प्रपोजिशन ऑफ, राइट। तो डिस्पाइट के बाद हमें ऑफ नहीं लगाना होता, तो ये इसका एरर है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका वन ऑफ द एग्जाम्स में। चलिए, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 की बात करेंगे। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ हु स्टोल द ज्वेल्स। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, द स्टूडेंट हु डजंट और डिड एवर लर्न दिस कांसेप्ट, एंड दिस कांसेप्ट बेसिकली रिलेट्स टू नाउन। तो ये जो आपका सिक्स क्वेश्चन के अंदर जो पुलिस वर्ड है ना, ये आपका नाउन है, और यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नाउन से उठाया गया, व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, वैसे तो आपका जो पुलिस वर्ड है हम हिंदी में बोल देते हैं पुलिस आ जाएगी, लेकिन इंग्लिश में इट इज एक्चुअली अ प्लूरल वर्ड। तो जो पुलिस वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर प्लूरल होता है, सो यू कैन नॉट से द पुलिस इज कमिंग, यू हैव टू से द पुलिस आर कमिंग। इफ यू हैव टू मेक इट सिंगुलर, तो यू हैव टू यूज व्हाट, द पुलिस मैन और पुलिस वुमन, और कॉप बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे आपका पुलिस के बाद हैज नहीं, हैव का यूज होगा, तो यही एरर है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीटी यूजी में देखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव डन अप टू 7, अब हम बात करेंगे आगे 8, है ना। ईच ऑफ द गर्ल्स वाज गिवन अ प्राइज, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो 8 बारे में क्या आ रहा है, ये आपका अगेन प्रोनाउन से लिया गया है। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट वी ऑलवेज हैव टू पुट सिंगुलर वर्ब विद द वर्ड्स ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। ठीक है, तो ईच आपका पता है सेंटेंस के अंदर कहीं भी हो, कैसे भी, ईच के साथ यू ऑलवेज, इट इज यूनिवर्सल रूल, यू ऑलवेज हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब की जगह वर्ब से यूज कर देंगे, है ना। चलिए 8 हो गया, 9 के बारे में बात करेंगे। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ब्स होती है, बेसिकली इंग्लिश के अंदर जो वर्ब्स होती है इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है दो पार्ट्स में। पहला होता है आपका स्टार्टिंग वर्ब। स्टार्टिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच डू नॉट शो एनी एक्शन, एक्चुअली दे शो परसेप्शन।
right? And secondly we have what, verb of action, जो action show करती है. Example, verb of action का मैंने आपको example दे देता हूँ. I'm running, I'm singing, I'm drinking. इसमें action होगा. So these are called action verbs. Then we have verb of perception. इसमें action show नहीं होगा. जैसे I'm looking at you, I'm seeing you, I'm listening to you. I know that, I perceive that. तो इसके अंदर आपका क्या यूज नहीं हो रहा है, एक्शन यूज नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं है इसके अंदर. तो बेसिकली हम आईएनजी जो होता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तब लगाते हैं व्हेन द वर्ब इज एक्शन वर्ब, इज एन एक्शन वर्ब. ओके, बट जब वर्ब आपकी एक्शन शो ना करके परसेप्शन शो करके, वी हैव टू यूज व्हाट, वी हैव टू यूज व्हाट, we do not have to use, we are not allowed to use ing with that verb. तो यहाँ पे आपका क्या है, knowing कर रखा है ना, knowing कर रखा है ना. तो यहाँ पे knowing नहीं आएगा. अब एक बात और है, एक बात और है, जो सिंस होता है वो आपका क्या है, एक तरीके का प्रपोजिशन है. ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. और सिंस और फॉर दोनों का एक रूल है कि आप सिंस और फॉर को बीइंग अ प्रपोजिशन आप केवल परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या यूज हो रखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रखा है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन नोइंग. तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है ना. क्या ऑल्टरनेटिव है कि सिंस अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज नहीं कर सकते हो, वी हैव वन मोर टेंस विद व्हिच यू कैन यूज सिंस. और वो कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, परफेक्ट टेंस है ना. तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि आपका प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा. तो आई हैव बीन नोइंग की जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे की जगह मेरे को नोन बनाना पड़ेगा. बस आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसको जान चुका हूँ या जानता हूँ बचपन से. चलिए, 9th भी हो गया. अब हम 10th की बात करेंगे. शी इज वन ऑफ दोस गर्ल्स हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प. ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि आपका जो फ्रेज होता है वन ऑफ द का फ्रेज ये है कि इसकी इमीडिएटली बाद, वन ऑफ द की इमीडिएटली बाद आप जो भी नाउन यूज करोगे प्लूरल यूज करोगे. ठीक है, क्योंकि जो एक होगा वो एक से ज्यादा में से एक होगा, तो प्लूरल नाउन हो गया. उसके बाद जो वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे. मैंने आपको ये बोला था, जैसे वी हैव डन वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस इन द बिगिनिंग, है ना. अब यहाँ पे शी इज वन ऑफ दोस गर्ल्स लिखा हुआ है. अब मैंने आपको बोला था कि जब भी हम वन ऑफ द फ्रेज यूज करेंगे उसके इमीडिएटली बाद जो वर्ब आएगी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर. लेकिन यहाँ पे सिंगुलर यूज है, तो क्या इसका नो एरर आंसर है, नो, इसका एरर नो एरर आंसर नहीं है ना. अब हमें क्या सोचना है, अब हमें ये सोचना है कि मैंने तो आपको बोला था कि भाई सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और कोई गलती नहीं है, फिर भी आई विल लेट यू नो कि यहाँ पे आपका इस की जगह आ रहा है. अब ऐसा क्यों किया मैंने, डिड आई गेट चेंज, नो, माय ओपिनियन इज एज सेम एज आई वाज सेम टू यू. अब यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या है, मैंने आपको बोला था कि वन ऑफ द फ्रेज के बाद कोई नाउन आएगा देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, बट मैंने आपको ये नहीं बोला था उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो क्या करोगे, है ना. अब देखो क्या लिखा है, वन ऑफ दोस गर्ल्स, यहाँ तक हो गया. उसके बाद हु लिखा हुआ है, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, उससे पहले वाले वर्ड को आगे कनेक्ट करता है उसकी वर्ब के साथ. अब एक फ्रेज हो रहा है, एक रूल हो रहा है इंग्लिश के अंदर, अगर आपका कभी भी किसी वर्ड की इमीडिएटली बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहता है मुझे मतलब नहीं है फ्रेज क्या है, मुझे बस मेरे एंटीसीडेंट से मतलब है, मेरे से पहले जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे वर्ब चूज करना चाहूंगा. तो हु से पहले क्या है, हु से पहले आपका गर्ल्स है, तो ये नहीं देखेगा इससे पहले वन की बात हो रही है. ठीक है, एक्चुअली सेंटेंस का मतलब हो गया है ये उन लड़कियों में से एक है जो लड़कियां हमेशा रेडी रहती हैं. यानी कि ये जो फ्रेज है ना, ये यहां से यहां तक ये इसके लिए नहीं है, ये गर्ल्स के लिए, वो सारी गर्ल्स जो रेडी रहती है हेल्प के लिए, उनमें से वो गर्ल. आई होप समझ में आ गया होगा. यानी कि ये जो आपका पूरा सेंटेंस है ये इन गर्ल्स के लिए है जो हमेशा रेडी रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी. आई होप क्लियर हो गया होगा. तो 10th भी हो गई, आगे बढ़ेंगे 11th. बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल लेफ्ट. अब सिंपल सी बात है, इतना तो आपको पता ही है कि विल की इमीडिएट की बात की नेवर यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना. तो गलती वहीं की, गलती यहीं की है ना. अब बता दो चीज कैसे करोगे. वैसे तो एग्जाम जब तुम्हारा हुआ, ठीक है, जब व्हेनेवर वंस यू अटेम्प्ट और वंस यू डिटेक्ट द आंसर, वहां पे ये सोचने की कोशिश नहीं करनी है आप लोगों को कि दैट इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है. आपको बस पता है कि दैट यू हैव अंडरस्टूड आइडेंटिफाइड द एरर, बस उसको टिक मार्क करो आगे बढ़ो. ठीक है, फिर भी थोड़ा इन द बिगिनिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इसमें आपको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, है ना, और इंप्रूव इट. बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन, है ना, बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन, ठीक है, द ट्रेन. अब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, देखो बाय द टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर को हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि बाय द टाइम व्हेनेवर यू यूज, इसकी इमीडिएटली बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, उसके बाद हमेशा एक ही रूल आता है. और ये जो आपका 11th वाला क्वेश्चन है आपका टेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है, और टेंसेस डू कम इन द एग्जामिनेशन, इसको इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता. बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन
विल लेफ्ट नहीं होगा, विल हैव लेफ्ट होगा, विल हैव लेफ्ट। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो यूज नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट है भी नहीं है, ये है फ्यूचर, हाँ सॉरी कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, बाय द टाइम वी रीच, जब तक हम पहुंचेंगे स्टेशन, है ना, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी होगी, चुकी होगी मतलब किसका सेंस बना रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो उसी हिसाब से यूज कर लिया हमने। चलिए 11th भी हो गया है, 11th आपका टेंसेस से है तो आपको टेंसेस भी करने होंगे। 12th की बात करेंगे, ही सीनियर देन मी बाय 2 इयर्स। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो एरर है आपका एडजेक्टिव से है। इंग्लिश में वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसकी इमीडिएटली बाद आप देन का यूज करते हो, बीइंग द कंजंक्शन, बीइंग द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे अगर मैं तुमसे क्या हूं, क्या हूं, क्या हूं, मैं तुमसे बुरा हूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आई एम वर्स देन। ठीक है, क्या बोलूंगा, वर्स देन। इसका मतलब ये नहीं तुम बुरे, मैंने बस अपने आप को डिग्रेड किया है ताकि मैं ये ना बोल दूं कि भाई मैं आपसे अच्छा हूं। ठीक है, उसके बाद तो आई एम नाइसर देन, शी इज स्मार्टर देन यू, इस तरीके से, है ना। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे उसकी इमीडिएटली बाद वी हैव टू यूज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देन। ठीक है, लेकिन देयर आर सम, आई वुड से देयर आर फ्यू, there are few adjectives in English, actually those are not English word, those are Latin words। तो उसके बाद हम हमेशा preposition to का यूज करते हैं instead of subordinate conjunction can। ठीक है, तो senior is one of those adjectives with which we have to use what, we have to use a preposition to। nor what, हमें क्या यूज नहीं करना है, we do not have to use what, we do not have to use subordinate conjunction there। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, senior के बाद we have to use to। ऐसे सीनियर होता है, माइनर होता है, राइट, और सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है, इनके बाद हम आप हमेशा क्या यूज करोगे, प्रेफर होता है, उसके बाद देन नहीं आता, वी हैव टू यूज प्रिपरेशन टू। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूज़ आर वेरी शॉकिंग इंडीड। वैसे तो इसमें कोई गड़बड़ तो है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आपने जरूर जरूर डिटेक्ट कर लिया होगा। जो आपका द न्यूज़ है ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको देख के आपको इन द बिगिनिंग बिफोर यू स्टार्टेड, ठीक है, आपको क्या होगा, पता नहीं लगेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। बेसिकली उसको आप सिंगुलर मानोगे या प्लूरल मानोगे, हो सकता है आपने कैसे परसीव किया हो, लेकिन देयर एग्जिस्ट सम वर्ड्स इन इंग्लिश, दोस आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी अनकॉम्प्लीमेंट। लाइक फर्नीचर भी ऐसे ही वर्ड, ठीक है, फर्नीचर को देखिए स्टूडेंट को लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन देयर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ऐसा वर्ड होता है जो ग्रुप को शो करता है, उसमें हम हमेशा क्या यूज करते हैं, उसको हम हमेशा अनकाउंटेबल मानते हैं। फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद न्यूज एक ऐसे ही वर्ड है जो अनकाउंटेबल है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका नाउन से लिया गया है, तो न्यूज आपका अनकाउंटेबल होता है, इसको आपको मानना पड़ेगा, इसके साथ यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। कोडिंग की बात करेंगे, हम यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी क्वेश्चन है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, यूज्ड टू, ये जो क्वेश्चन आपका वर्ब से उठाया गया है या मोरल वर्ब बोल सकते हो आप बेसिकली। स्पेसिफिकली आपका जो यूज्ड टू वर्ड होता है या मोरल वर्ब होता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल मोरल वर्ब, बिकॉज़ समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ मोरल वर्ब, अ कंप्लीट मोरल वर्ब, और समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको कभी और बताऊंगा, बिकॉज़ काफी लेंथी कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे यूज्ड टू का मतलब क्या है, आदि होना, आदि होना। ठीक है, तो कभी भी कुछ इंग्लिश के अंदर फ्रेजेस होते हैं उनके साथ यू ऑलवेज हैव टू यूज, वैसे तो टू की बात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन देयर एग्जिस्ट सम फ्रेजेस इन इंग्लिश जिसके साथ आपको टू लग आपके सामने होगा फ्रेज में, उसके इमीडिएटली बाद आपको वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना होता है। तो यूज्ड टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना होता है, राइट। गिव मी अ मोमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे यूज टू है तो यहाँ पे वेक अप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेकिंग अप, वेकिंग अप, राइट, बिकॉज यूज टू के कारण, यूज टू एक ऐसा फ्रेज। उसके बाद में बात करेंगे 15 के बारे में। 14 हैज बीन डन, ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड कंसीडर एज स्पेशलिस्ट। इस सेंटेंस के अंदर दो एरर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ध्यान रखना है सजेस्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है आपका वर्ब से लिया गया है, सजेस्ट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक मी, तो उसके बाद हमेशा आपको preposition टू का यूज करना होता है। इसमें एक एरर क्या है, ही सजेस्टेड टू मी, राइट, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस के अंदर एक सुपरफ्लुअस एरर भी है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, नीड नहीं है उस वर्ड को यूज करने की, बट यू हैव टू यूज इट, ठीक है, जिसकी वजह से सेंटेंस वर्डी हो गया है। लाइक इफ आई टेल यू कि मेरे पैसे वापसी कर दे, अगर मैं बोलता हूँ गिव माय मनी या रिटर्न माय मनी बैक, रिटर्न माय मनी बैक, यहाँ पर रिटर्न और बैक साथ में नहीं आ सकता क्योंकि दोनों का सेम मतलब है, राइट। ऐसे ही जब यहाँ पे सजेस्टेड लगा दिया है तो यहाँ पे शुड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सजेशन का मतलब ही एडवाइस होती है।
तो यहाँ पे शुड नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा कि सजेस्टेड टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट माय प्रोफेशन टू इन बिटवीन, देन दैट आई कंसल्ट द स्पेशलिस्ट। आई होप क्लियर हो गया है। तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिया, 15 इनफ है, आगे भी करेंगे। तो थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि एरर स्पॉटिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, ये भी काफी कॉमन आपका फॉर्मेट है जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं सीटी यूजी के अंदर, ठीक है। सो अगेन यू कैन नॉट इग्नोर इट, इट इज वेरी वाइटल फॉर योर प्रिपरेशन। 16 की बात करेंगे। अच्छा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, बेसिकली आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसके अंदर कोई वर्ड या तो कोई वर्ड होगा या फ्रेज होगा। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसको अगर आपको लगता है कि इंप्रूव किया जा सकता है, when the options given to you, then you have to replace it with the correct or more appropriate option, or else you have to choose what no improvement option। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 16, he is knowing the answer but he is not telling you, right। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, कुछ वर्ब तो परसेप्शन होगी जिसके अंदर एक्शन शो नहीं होगा है, उसको हम आईएनजी के साथ यूज नहीं करते, तो इसमें यही गड़बड़ है। डू वी हैव टू इंप्रूव इट? यस श्योर, व्हाई नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज नोइंग लिखा हुआ है, तो मैं सिंपल क्या यूज करूंगा, ही नोज। क्लियर हो गया। 17 की बात करें, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फील्ड। अब इन स्पाइट ऑफ को आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। तो देखते हैं डिस्पाइट ऑफ आ सकता है नहीं आ सकता। मैंने आपको बोला था डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, कंजंक्शन का एरर है, हटा दो। डिस्पाइट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों का मतलब सेम होता है, डिस्पाइट आ सकता है। अब इंस्पाइट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला था इंस्पाइट अकेला काम नहीं करता, केवल डिस्पाइट अकेला काम करता है। यू ऑलवेज हैव टू पुट ऑफ, प्रिपोजिशन ऑफ आफ्टर इंस्पाइट, है ना। तो ये भी गलत हो गया। एंड अब ये कह रहा है नो इंप्रूवमेंट, तो अब इन दोनों में से क्या चूज करोगे। इंप्रूवमेंट आपको तब करनी होती है व्हेन यू थिंक दैट इट शुड बी इंप्रूव्ड, बट इफ इट इज नॉट इंप्रूवेबल देन आपको क्या करना है, आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि भाई इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे स्पाइट ऑफ क्या गलत है, नो, इट इज टोटली करेक्ट ओवर देयर, ठीक है। तो इसमें आपको नो इंप्रूवमेंट इसका आंसर। ये भी हो गया। 17 रीडिंग की बात करें, शी इज वर्किंग हियर सिंस 2018, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगता है, इस वर्किंग को आपको रिप्लेस करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं आपको इसलिए इतना टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा टाइम दूंगा आंसर करने में तो वीडियो काफी लेंथी होती है, क्योंकि आई डू नॉट वांट, है ना, आई डू नॉट वांट टू बी वेरी हेक्टिक और टेडियस। बस आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन, उस वीडियो को पॉज कर देना तभी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ यूज हो रखा है। अब मैंने आपको बोला था जो आपका क्वेश्चन है टेंसेस से दिया गया है। इंग्लिश में दो प्रिपोजिशन होगी, फॉर और सिंस, यहाँ पे टेंसेस में यूज होता है, और दो ही टेंसेस में यूज होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर, राइट। और यहाँ पे कौन सा टेंस यूज कर रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो भी गलत है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंप्रूवमेंट तो करेंगे, आप देख लेते कैसे करेंगे। पहला वर्ब्स नो, क्योंकि आपका जो आपका प्रेजेंट सिंपल वाला टेंस होता है उसके अंदर आपका सेंस वगैरह यूज नहीं होता, ठीक है। हैज बीन वर्किंग, यही सही है, क्योंकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ आप और सेंस का यूज कर सकते हो, और बाकी गलत हो गया, ठीक है। 19 की बात करें, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क यस्टरडे। इस सेंटेंस की हिंदी हो गई है, जो बच्चा है वो रो रहा था। ये बेसिकली आपका बेसिक वर्ब से यूज किया गया है, लिया गया है, या आप बोल सकते हो टेंसेस से भी लिया जा सकता है ना। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क यस्टरडे, तो क्या लगता है आपको, वाज क्राइंग को आपको रिप्लेस करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ क्राइज की, क्राइज आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट में यूज होती है, लेकिन यहाँ पे तो यस्टरडे की बात करी है ना, तो ये गलत हो गई, है ना। यू कैन नॉट चूज इट। उसके बाद हैज राइट, अब यहाँ पे अगेन जो आपका हैज वर्ड होता है वो आपका एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वहां पे तो यस्टरडे की बात है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड राइट। अब हैड आपका क्या शो करता है, पास्ट शो करता है ना, तो ये होना चाहिए, बताओ, नहीं होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज इंग्लिश के अंदर एक रूल है, यस्टरडे के साथ आप हैड नहीं लगा सकते, राइट। यस्टरडे जो वर्ड है आपका पास्ट इंडिकेट करता जरूर है, बट यू ऑलवेज हैव टू यूज व्हाट, यू ऑलवेज हैव टू यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हो, हार्ड नहीं लगा सकते, तो यानी कि इसके अंदर नो इंप्रूवमेंट, इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस की हिंदी हो गई है कि भाई आपका जो बच्चा है वो आपका, नहीं सॉरी, जो बच्चा है वो कल रो रहा था। अब सेकंड की बात करेंगे, 22 सॉरी 20th की, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या लगता है, कोई गड़बड़ है इसमें, वैसे तो इसमें, अच्छा ये जो आपका नरेशन का है ना, नरेशन, नरेशन क्या होता है आपका, नरेशन मतलब होता है, नरेशन होता है आपका व्हाट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यूजुअली आपको ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्वेश्चन की सबसे ज्यादा आती है एग्जाम के अंदर। आपको एक डायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है, उसको आपको यूजुअली आपको क्या करना होता है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, या कभी कभार इनडायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसमें वही दे रखा है आपका, यहां से यहां तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, राइट, और यहां से यहां तक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसके टेंस को देख के आप आगे चेंजेस करते हो टेंसेस में,
एडवर्ब्स ऑफ टाइम में, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में एंड वर्ब्स में, राइट। तो यूजुअली हम टेंसेस में चेंज करते हैं, है ना, और प्रोनाउंस में भी चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा, एम का वॉज हो जाएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी आपका कहा गया है आपका रिकॉर्डेड स्पीच के अंदर, उसको हम पास्ट में ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम हमेशा किसमें कन्वर्ट करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके काफी रूल्स होते हैं, एक क्लास में समझाया नहीं जा सकते, इट रिक्वायर्स सम लेंथी क्लासेस। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, he said I am going to the market, तो ये इसका बनेगा he said that he was going to the market। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे that का यूज किया हुआ ही नहीं है। अच्छा, एक्चुअली सेंटेंस ही गलत, इसको आप छोड़ दीजिए, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसको इंडियन में कन्वर्ट किया होगा तो इसका क्या बनता, he said that he was going to the market, राइट। वैसे इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसको इम्प्रूवमेंट चूज करिए, व्हाई, बिकॉज जब तक ये डायरेक्ट में रहता है तो कैसे भी यूज हो सकता है। तो इस सेंटेंस को बेटर यू लीव। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे 21st के ऊपर। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ऑल मेंबर्स। क्या लगता है इसके अंदर कोई गड़बड़ है, या आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, या आपका दिया गया पैसिव वॉइस से। वी हैव टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वैसे तो तीन तरह की वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव, पैसिव एंड पैसिव, राइट। तो हमें बेसिकली क्या किया होता है, हमें पूछा जाता है एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, या कभी कभार पैसिव वॉइस को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए भी बोला जाता है। तो यहाँ पे वेदर ये सही है या नहीं, इसके लिए बस हमें रूल देखना है। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ऑल मेंबर्स, ये सही है या नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज़ आप हमेशा क्या करते हो, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि पैसिव वॉइस के अंदर है, और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, पास्ट में, और ये है आपका क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, ये है नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़े 22nd, बीइंग अ रेनी डे वी स्टेड इंडोर्स। अभी जो सेंटेंस है आपका, एक जेरेंड से लिया गया है। जेरेंड आपका क्या होता है, जेरेंड आपका वो नाउन होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में होता है, राइट। लाइक स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर जो स्विमिंग वर्ड है वो आपका वर्ब की फॉर्म जरूर है, लेकिन वो वहां पे एक नाम बना है स्विमिंग पूल का, राइट। तो वहां पे स्विमिंग जो वर्ड है वो जेरेंड का काम करेगा, डायरेक्टली कहूं तो वो आपका नाउन का काम करेगा, राइट। तो उसी में से सवाल है। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, बीइंग अ रेनी डे वी स्टेड इंडोर्स। अब इसके लिए जो कंसेप्ट है वो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बीइंग जो आपका वर्ड है ये विदाउट अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता है, हमें इसका ऑप्शन ए चूज करना पड़ेगा। बिकॉज़ व्हेनेवर यू हैव टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ जेरेंड, सो यू हैव टू यूज एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इट जो बनेगा वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, राइट। इसके लिए कुछ क्लासेस होती है जेरेंड की, जो आपका टेंसेस या मोरल वर्ब की इमीडिएटली बात कराई जाती है, तो एंड पार्टिसिपल्स भी इनके अंदर आ जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो उसके लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है। 22nd हो गया, 23rd की बात करेंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, राइट। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ही इज टू वीक टू वॉक, क्या लगता है आपको इसमें कोई एरर है? वैसे तो इसमें कोई बेसिकली एरर नहीं है ना, कोई बेसिकली एरर नहीं है। जो आपका इंग्लिश के अंदर टू होता है ये आपका एक एडवर्ब होता है, ये आपका डिग्री शो करता है। जैसे काफी ठंड है, इट इज टू कोल्ड, तो कोल्डनेस की डिग्री बताने वाला जो वर्ड है वो टू है। ये यूजुअली आपका अनप्लेजेंट या अनडिजायरेबल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड्स में यूज होता है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ काफी वीक, काफी वीक है। अगर यहाँ पे टू वर्क नहीं होता तो इसमें गड़बड़ थी, हम वेरी वर्क चूज करते। लेकिन एक इंग्लिश के अंदर कंसेप्ट है कि टू आप जब भी यूज करोगे इन ऑर्डर टू मॉडिफाई पर्टिकुलर एडजेक्टिव, उसके बाद आप इस टू को फॉलो करेंगे जो कि प्रपोजिशन होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर बेसिक कोई गलती नहीं है। तो आई विल चूज नो इम्प्रूवमेंट ऑफ जे, ही इज टू वीक टू वॉक। वेरी जो होता है वो आपका अनप्लेजेंट नहीं होता, वो प्लेजेंट डिग्रीज बताता है। यू आर वेरी गुड, बट इफ आई से यू आर टू गुड, ये देखने में सही लग रहा है, बट एक्चुअली इसके अंदर मैंने क्या किया, आपकी डिग्री टू दी एक्सटेंट बढ़ा दी, मतलब तुम कुछ जगह से ज्यादा ही अच्छे हो, जो कि आपका सही नहीं है। तो वेरी आप प्रेजेंट वे में यूज करोगे इन ऑर्डर टू मॉडिफाई पर्टिकुलर एडजेक्टिव, और टू आपका तब यूज करोगे वेन यू हैव टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर एडजेक्टिव बीइंग बीइंग इन एक्सेसिव। तो यहाँ पे टू बी टू वॉक बिल्कुल सही है, बिकॉज आप इस टू के साथ आप ये वाला टू यूज करते हैं। 24 की बात करेंगे। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू हेल्प मी। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये आपका फ्यूचर के लिए इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। विल और शैल दोनों फ्यूचर में यूज होते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? कैन यू लेट मी नो द नुआंस बिटवीन विल और शैल? विल आपका इनफॉर्मली यूज होता है और आपका शैल फॉर्मली यूज होता है। विल आपका ज्यादातर स्पोकन में यूज होता है, शैल आपका स्पोकन के अलावा मीटिंग्स पे और आपका ओकेजन्स पे, राइट, आप व्हेन यू हैव टू टॉक विद योर सीनियर्स, प्रिंसिपल, इन सब में आपका शैल का यूज होता है। प्रोफेशनली आपका शैल का यूज होता है। विल आपका कॉन्ट्रैक्शन में यूज हो जाता है, लेकिन शैल ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में यूज नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और भी डिफरेंसेस है जो हम आगे की क्लास में करेंगे विद और शैल के बीच। तो अभी मैं बता देता हूँ
अब आपका विल कब यूज होता है व्हेन समथिंग इज एब्सोल्यूट इन फ्यूचर, कुछ होना ही है, कुछ होना ही है, व्हेन यू आर गिविंग द कंफर्मेशन दैट यू विल डू सो, करके दिखाऊंगा, आई विल डू, ना कि शायद। तो व्हेन यू हैव टू शो दी डिटर्मिनेशन that something is going to happen or you must do something in future, then आपका will का यूज होगा। तो यहाँ पे शायद नहीं, आपकी हमें क्या यूज करना है, will का यूज करना है, because something that he or I according to your sentence going to do is क्या certain है, absolute है, in future अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो यानी कि something is confirmed for future। तो 24 भी हो गया है। 25 की बात करेंगे, हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन द फोन रैंग। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या लगता है, कोई गड़बड़ है? जरूर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। एक्चुअली आपके इंग्लिश के अंदर चार वर्ड्स होते हैं एंड दोज आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली एंड एक और होता है रेयरली, राइट? ये चार वर्ड्स होते हैं, व्हेनेवर दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग वी हैव टू यूज अ रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करना होता है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड रूल है, इसके लिए वी रिक्वायर सम अदर क्लासेस, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ। रूल ऑफ इन्वर्जन में क्या होता है, आपका एक सेंटेंस होता है, आपका यूजुअली सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है एंड सब्जेक्ट के अंदर केवल नाउन होता है या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा सब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं आ सकता। बट व्हेनेवर दीस वर्ड्स लाइक हार्डली, बियरली, सेल्डम, स्कार्सली, ये सारे वर्ड्स इन द बिगिनिंग स्टार्ट होते हैं एंड वी नो दैट दे आर एडवर्ब्स एंड दे आर नॉट नाउन्स और प्रोनाउंस। तो इस केस पे हमें रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना होता है, सेंटेंस को उल्टा कर देना होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है? तो सेंटेंस यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट यहां आ जाता है, वर्ब यहां आ जाती है एंड देन हार्डली, बियरली, बियरली, स्कार्सली जैसे ऐसे वर्ड्स यहां आ जाते हैं, ठीक है? तो हार्डली हैड यहाँ पे क्यों सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला पहले वर्ब का यूज करेंगे फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, राइट? उसके बाद व्हाई डिड आई चूज हैड, व्हाई डिड आई चूज हैड, क्योंकि आगे भी तो रैन लिखा हुआ है। रैन, रैन मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट हो गया। और एक सेंटेंस के अंदर वी डू नॉट यूजुअली यूज टू वर्ब्स एंड बोथ द वर्ब्स ऑफ द सेम फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमें एक बार हैड का यूज करना होता है और एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। इसका रीजन क्या होता है कि व्हेनेवर सम एक्शन हैड अकर्ड इन द पास्ट, तो एक एक्शन पहले होता है एंड द सेकंड एक्शन अकर्स आफ्टर दैट। तो जो एक्शन पहले होता है वी पुट हैड फॉर दैट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए 25 का क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी काफी कॉमन फॉर्मेट है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आप एक सेंटेंस दे देते हैं एंड दैट सेंटेंस इज सेपरेटेड बाय अ वर्ड, सॉरी बाय अ ब्लैंक। उस ब्लैंक में आपको कुछ अप्रोप्रिएट और सुटेबल वर्ड्स यूज करने होते हैं और दोस वर्ड्स कैन बी फ्रॉम वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और समटाइम्स फ्रेजेस और रीडिंग्स आर आल्सो आस्क्ड। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि आपको फिलअप को भी फोकस करना है बिकॉज़ यू कैन नॉट लीव इट। अब ये जो फिलअप है ये कुछ मैंने पार्ट ऑफ स्पीच से यूज करे हैं, प्रपोजिशंस, मोडाल वर्ब्स, आर्टिकल्स एंड टेंसेस। तो इजी है काफी, आपका प्रिपरेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं सीबीडी यूजी के अंदर और इतने मुश्किल नहीं बनते, काफी इजी बनते हैं। 26 से स्टार्ट करेंगे, शी इज अफ्रेड। अफ्रेड के बाद एक प्रिपरेशन आपकी ऑफ, ज्यादा सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ो। 27 ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। गुड, आपका जो गुड होता है उसके साथ काफी प्रिपरेशन यूज होती है, लेकिन इंग्लिश में एक रूल है कि अगर आप गुड के बाद कोई एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो, एक्टिविटी यूज कर रहे हो, ठीक है, या कोई स्टडी मटेरियल के लिए यूज कर रहे हो, देन वी हैव टू यूज डू व्हाट, वी हैव टू यूज व्हाट, वी हैव टू यूज प्रिपरेशन एट, राइट? जैसे अगर मैं सिंगिंग में अच्छा हूं तो इफ आई से आई एम गुड इन सिंगिंग, ये देखने में अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ग्रामेटिकली गलत है। आई एम गुड एट सिंगिंग, ये सिंगिंग एक एक्टिविटी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 28, द बुक इज डैश द टेबल। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका सरफेस के ऊपर कुछ रखा हुआ है, वी हैव अ पर्टिकुलर प्रिपोजिशन ऑन फॉर दैट। अपॉन का मतलब क्या होता है, जब एक उससे एक सरफेस, पर्टिकुलर सरफेस से आप दूसरे सरफेस पे जाते हो तो उसके लिए भी यूज द प्रिपोजिशन अपॉन, लाइक द कैट जंप अपॉन द टेबल। उसके बाद है 29, 28 has been done, you dash finish this work by tomorrow। अब क्या लगता है, ये मोडाल कौन सा सवाल है आपका, ऑब्लिगेशन दे रखा है, ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन के लिए व्हाट यू हैव टू यूज, ऑब्लिगेशन वी हैव ओनली वन स्पेशल मोडाल, तो दैट इज मस्ट, है ना? तो यहाँ पे आपका मस्ट आ जाएगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा कल तक। 30 की बात कर लेते हैं, डैश टू प्लीज ओपन द विंडो। अब यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बेसिकली वी हैव टू मोडाल दैट आर वेरी पॉपुलर इन दिस फॉर्मेट। पहला आपका वुड होता है, सबसे पोलाइट वर्ड होता है, देन वी हैव कुड, लेकिन अब यहाँ पे नहीं यूज किया हुआ है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन यूज विल। वैसे विल जो होता है तो थोड़ा सा फर्क होता है वुड से, लेकिन स्टिल वी डू नॉट हैव एनी चॉइस टू यूज, सो विल इज द लास्ट ऑप्शन। कैन का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ कैन आपका काफी यूज होता है, इनफॉर्मली यूज होता है। 31 की बात करें, ही डैश टू व्हेन ही वाज 5 years old। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ,
अब यहाँ पे आपका 31st है, अब यहाँ पे आपका कैन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। एंड कैन हम कब यूज करते हैं, कैन तब यूज करते हैं जब हम रिजल्ट में होते हैं या फ्यूचर के लिए कैन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे माइट भी रखा है, माइट भी नहीं आएगा बिकॉज माइट आपका पास्ट में यूज होता है जरूर है, बट इट शोज व्हाट अनसर्टेनिटी, अनश्योरिटी शो करता है। लेकिन ही इज वेरी श्योर कि वो सिर्फ कर लेता था या कर पाता था, तो क्या आएगा, सबसे सुटेबल ये है वुड बी। तो वैसे ऐसा ऑप्शन आपको जो काफी कॉमन देगा नहीं एग्जाम के अंदर, तो कुड आपका पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए होता है, तो यहाँ पे एबिलिटी शो हो रही है और वाज एबल टू भी आपका कुड को रिप्लेस कर सकता है, तो दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शन में ऐसे देगा डोंट वरी। आगे बढ़ेंगे। हाँ, बस एक इसमें नुआंस है कि आपका कुड को चूज करके आपको वाज एबल को ही चूज करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ आपका जो कुड वर्ड होता है यूजुअली आपका पास्ट में आपका जो इनएबिलिटी होती है वो शो करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं उस वे में बात करूंगा तो इसमें वॉज एबल टू बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आपका सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैं ये नहीं कर सका, आई कुडंट डू दैट, आपको जो कुड होता है पास्ट में एबिलिटी शो करता है लेकिन इन नेगेटिव, राइट? तो सीइंग दैट यू हैव टू यूज वॉज टू बी। अब 32nd की बात करेंगे। 32nd में आपका क्या है, शी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन अवर क्लास। अब यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा हुआ है, वी नो कि आपकी 3 डिग्रीज होती है इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव में। पॉजिटिव डिग्री जिसमें हम नो कंपैरिजन, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें दो कैरेक्टर या दो थिंग या दो पर्सन के बीच में क्या होती है, कंपैरिजन होता है। एंड सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री में वी हैव टू यूज ऑलवेज, ऑलवेज वी हैव टू यूज व्हाट, आर्टिकल द। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल द भी यूज हो जाएगा। थर्ड थर्ड की बात करें, आई हैव डैश हेडेक, क्या लगता है क्या आएगा, कोई आर्टिकल आएगा? आर्टिकल से सवाल है, नो आर्टिकल। व्हाई? बिकॉज़ हेडेक आपका अनकाउंटेबल है, यू डू नॉट हैव टू गेट एनी आर्टिकल देयर। 34 की बात करेंगे, ही यूजुअली डैश टू ऑफिस बाय बस। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, ही आपका सिंगुलर नाउन है, तो यू हैव टू यूज व्हाट, बूज ओवर हियर, है ना? आपको इस बात का पता है, अगर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी हैव टू पुट एस ई एस और आई ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। 36, if I dash you, I would accept the offer। आपको इस बात का पता है कि आपका जब इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हो, हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाते हो, तो उसमें भी ऑलवेज हैव टू पुट व्हाट आफ्टर इफ। या तो वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड, अगर मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं कर दिखाऊंगा, ये कर दूंगा। इफ आई हैव, राइट, तो मैं विल का यूज करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास चांसेस है, अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, तो मैं विल का यूज करूंगा। इफ आई हैव अपॉर्चुनिटी I will do this, I will opt for this, right? लेकिन when I am making a statement that is showing some hypothetical situation, right? Then I cannot use will, because will तो आपका absolute होता है फ्यूचर के लिए, तो उस केस में हम would का यूज करते हैं। If I had this opportunity, I would opt for it। तो यहाँ पे क्या आएगा, हुआ आएगा। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ पे would का यूज करा। 37 की बात करेंगे, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे रीच से ये पता लगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से क्या पता लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से ये पता लगा कि आपका पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, मैंने अभी आपको बोला कि सेंटेंस के अंदर जब आपके दो एक्शंस होते हैं और दोनों एक्शन पास्ट में होते हैं, तो एक एक्शन पहले होता है, जो एक्शन पहले होता है उसके लिए वी हैव टू यूज हैड। तो यहाँ पे क्या होगा, हैड लेफ्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। 38, she prefers tea dash coffee। ये जो सवाल है आपका वर्ब से लिया गया है। मैंने आपको बोला था कि प्रेफरेंसेस जो होती है आपकी, उसमें एक वर्ड यूज होता है प्रेफर, है ना? वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद वी हैव टू यूज देन, लेकिन प्रेफर के बाद यू हैव टू यूज व्हाट, प्रपोजिशन टू, ना कि देन। 39, he is married dash a doctor। सिंपल सी बात है, मैरी के साथ आप इसका यूज करोगे, ओनली वन प्रपोजिशन टू। कुछ कुछ लोग विद लगा देते हैं, वो भी गलत, इनफॉर्मली बोल सकते हो लेकिन लगाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पास्ट में यूज कर रहे हो, तो he is married a doctor। वैसे तो इसमें, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा ये आपका पैसिव वॉइस ही तो है, ठीक। पैसिव वॉइस में आपका देखो, आपके दो तरह के टेंसेस बनते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। अगर हम बात करूं मैरी की, मैरी को अगर एक्टिव सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रपोजिशन में कोई वर्ड आफ्टर मैरी यूज नहीं करना है, आई मैरिड हूं, दैट इज इट। लेकिन अगर आपका पैसिव वॉइस है, जैसे आई वाज मैरिड या आई एम गोइंग, नहीं, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, उसमें भी नहीं लगेगा। लेकिन आई वाज मैरिड या आई एम मैरिड, इसके साथ ही आपका पैसिव वॉइस बन गया है, इसमें आपको प्रपोजिशन टू का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब 40th लास्ट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू। अब मैंने आपको बोला था इंग्लिश के अंदर तो फ्रेजेस होते हैं, जैसे यूज्ड टू,
एडिक्टेड टू, उनके साथ जो टू आता है उसके इमीडिएटली बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना होता है। लुकिंग फॉरवर्ड भी एक ऐसा ही फ्रेज है जिसके बाद आपको टू के बाद आईएनजी दिखता है। मीटिंग है मीटिंग, तो लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड के बाद का क्वेश्चन टू है। आगे बढ़ेंगे, वॉइस नरेशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका देखा जा रहा है काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। 41 दे आर पेंटिंग द हाउस, दे आर पेंटिंग द हाउस, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय देम, ठीक है। अब इसका जो रूल है सुपरफिशियली आपको बता देता हूं। आपको जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द हाउस, इसको इमीडिएटली आगे रख लो पैसिव वॉइस में। उसके बाद आपको यूज करना होता है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि सॉरी आपको यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग चूज होगी है। अब यहाँ पे आपका टेंस क्या है, आपसे पता लगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने ऑब्जेक्ट आगे रखा था द हाउस, उसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर दूंगा, राइट। उसके बाद मुझे इस बात का बताइए कि आपको कॉन्टिन्यूअस वॉइस है, कॉन्टिन्यूअस वॉइस में हमें तो बीइंग ऐड करना होगा, बीइंग ऐड कर दिया। मेन वर्ब जो होती है एक्टिव में वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, पेड की थर्ड फॉर्म पेंटेड। उसके बाद बाय प्रपोजिशन हम यूजुअली यूजुअली ऐड करते हैं। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू ऑलवेज हैव टू पुट प्रपोजिशन बाय आफ्टर दैट। यहाँ पे बाय हमने यूज कर दिया। उसके बाद ये जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, राइट। तो यहाँ पे डी का क्या हो गया, हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे 42, इसको भी आपको टास्क में कन्वर्ट करना है। समवन स्टोल माय बाइसिकल यस्टरडे, ऑब्जेक्ट क्या है, माय बाइसिकल आ गया, ठीक है। माय बाइसिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब स्टोल है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इससे ये पता लगा टेंस कौन सा है, पास्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ हेल्पिंग वर्ब, पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, ये इसका आंसर, ठीक है। 43 द सॉन्ग was sung by her beautiful, अभी आपका पासिव है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है पासिव का ये है, ये मस्ट भी आपका क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव का, तो शी आ गया। उसके बाद साफ पता लग रहा है साफ पता लग रहा है was है, was से क्या पता लगा, यहाँ पर पास्ट का टेंस है, तो पास्ट के टेंस में आपको जरूर आपने क्या लगाया होगा, शी के लिए सैड लगाया होगा, राइट, क्योंकि आपका पास्ट है। उसके बाद शी सैड। अब यहाँ पे आपका जो पैसिव का सब्जेक्ट है यही एक्टिव का यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा होगा, राइट। उसके बाद ब्यूटीफुली आपका आ गया, इसका आंसर क्या है, शी सैंड द सॉन्ग ब्यूटीफुल। 44 ही सेड, अब आपका ये आ गया नरेशन, ही सेड आई एम टायर्ड, है ना। नरेशन के काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्लेक्टिक रूल्स होते हैं, वो अभी नहीं समझाए जा सकते, बट ट्राई करेंगे समझने की। ही सेड आई एम टायर्ड, आई विल बी गिविंग यू अ लिटिल मोर हिंट in the explanation. He said I am tired, तो ही सेड का साइड हो जाएगा, नो चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच, हम दैट लगाते हैं, डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये तो गलत हो गया, नहीं सॉरी रुको, हाँ नरेशन में हम क्या करते हैं, हम टेंस को चेंज करते हैं, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, आई एम टायर्ड लिखा हुआ है, आई एम टायर्ड को पास्ट में कन्वर्ट कर दो। हम टेंसेस में कुछ चेंज करते हैं, ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर दो, बस आई का ही हो जाएगा। ही वाज टायर्ड, ये तो बनेगा इसका आंसर, और क्या बनेगा, पास्ट में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये वाला भी है, ही वाज टायर्ड, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रखा है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, राइट। 45th, 45th क्या है, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, है ना। अब इसका बनेगा शी आस्क्ड मी, क्योंकि सवाल पूछा गया है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब को कब चेंज करना होता है, जब आपका क्वेश्चन पूछा गया हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हमें टोल्ड या सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ही आस्क्ड मी, तो वेयर का वेयर ही जाएगा, अब दैट नहीं लगा सकते क्योंकि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वी आर डिनाइड टू यूज दैट वे हियर। वेयर, अब हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन फॉर्मेट से आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, इसको यहां ले जाएंगे कन्वर्ट करके, और इसको यहां ले जाएंगे कन्वर्ट करके, है ना। तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, है ना। शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, है ना, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सभी का आंसर आई थिंक ए ही है। आगे बढ़े 46 द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब यहाँ पे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन क्या है, ये आपका प्रेजेंट टेंस तो है, क्या इसको पास्ट में कन्वर्ट करोगे, नो, व्हाई, बिकॉज़ इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो फैक्ट होता है, जो कभी नहीं बदलेगा, तो उसमें हम टेंस से चेंज नहीं करते हैं, लेकिन प्रोनाउन तब भी चेंज होता है। तो क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बी इसका आंसर हो गया है, ठीक है। 47 इसको प्लीज हेल्प मी शी सेड लिखा हुआ है, तो प्लीज से पता लगा रिक्वेस्ट हो रही है,
तो आपको सेट को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपका हाँ रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रपोजिशन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है रिक्वेस्टेड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प अस। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। चेंज टू पैसिव, दे विल फिनिश वर्क सून। अब इसमें क्या क्या रखा है, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट है ये, तो वर्क विल बी। अगर आपका फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर कौन सा टेंस होता है, सिंपल वाला, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, उसमें हम बी का यूज कर लेते हैं, बी का। प्रेजेंट और पास्ट में बी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम पैसिव वॉइस में बी का यूज जरूर करते हैं। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। तो ये आ गया इसका आंसर B। ठीक है, 49 की बात करें। 49 कह रहा है ही सेड टू हर डोंट टच माय फोन। इसका क्या बनेगा, ही सेड टू हर का क्या हो गया, ऑर्डर। साफ पता लग रहा है डोंट से ऑर्डर के बारे में बात हो रहा है, तो ऑर्डर है ना, इसका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, क्या सी वाला होना चाहिए, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टच हिज फोन। नहीं, क्यों, मैंने तो अभी बोला था ऑर्डर के कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन टू आया है, प्रपोजिशन टू को भी यूज करना है। कभी कभी ऐसा होता है आपको रिपोर्टेड स्पीच पे ज्यादा फोकस करना होता है इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कह रहा है, आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे नॉट टू का यूज हो। कभी भी टू नॉट साथ में नहीं आता है, हमेशा वो ऑप्शन चूज करो जहाँ पे नॉट टू का यूज होता, राइट। तो क्या बनेगा, ही टोल्ड हर नॉट टू टच हिज फोन। 50th, लेट द गेम बी प्लेड। ये आपका क्या है, ये आपका है पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। लेट अगर आपका पैसिव में कब यूज होता है, तो ऑर्डर की बात हो, और ऑर्डर में हमेशा हम सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। पहले वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब, बस आपको वो वाला ऑप्शन देखना है जो वर्ब से स्टार्ट है। वर्ब से स्टार्ट है आपका केवल ये वाला। लेट दोबारा चेंज, लेट का लेट नहीं होगा, आपको ए वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। प्ले द गेम, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, प्ले द गेम, प्ले द गेम। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो वोकैबुलरी के लिए आई वांट लेट यू नो समथिंग। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है कि वोकैब मैं आपको बता दूं यहाँ से आके पढ़ लो, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स इन ग्रामर एंड इन इंग्लिश आल्सो। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा कोई आपको हिंट दे कि ये बुक पढ़ लो, इसमें से वोकैबुलरी वर्ड्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। बट एटलीस्ट क्या पता लगाया जा सकता है, लेवल। सीयूटी की अगर मैं बात करूं, तो आपको जो वोकैबुलरी आती है वो इजी टू मॉडरेट, हार्ड बीट का नहीं होता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं पूछते हैं। तो इजी टू मॉडरेट वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको कुछ ऐसी बुक को आई विल बी रिकमेंडिंग टू यू जिसमें आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स डेली बेसिस पे याद कर लें, ना कि एक साथ, एक साथ नहीं करते हैं, वो कंबरसम हो जाते हैं, बर्डनसम हो जाते हैं। तो आपको एक हैबिट बनानी वोकैब के लिए कि डेली आपको 20 से 30 वर्ड डेली इन द मॉर्निंग और कुछ इन द इवनिंग आपको कर लेनी है, सो दैट वो आखिर में व्हेन योर एग्जाम इज वेरी नियर, व्हेन योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, उस केस उस टाइम आपको बिल्कुल भी हेक्टिक ना लगे योर स्टडी, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत सारी होती है, एक महीने आधे महीने के अंदर क्लियर नहीं हो सकती, याद नहीं हो सकती सर। तो अभी से आपको अपनी हैबिट बना के रखनी है कि डेली के 10-12 वर्ड्स आपको पढ़ने हैं। एक आइडिया मिल सकता है कि यूजुअली यहाँ से वर्ड देखे जाते हैं, ऐसे वर्ड देखे गए हैं, इस लेवल के वर्ड देखे गए हैं, ठीक है। लेकिन कोई ये आपको ये नहीं बता सकता कि अगर आपको किसी ने जो 100 वर्ड्स की लिस्ट दे दी कि इसमें से वोकैबुलरी आएगी 100 वर्ड्स पढ़ो, बस ऐसा नहीं हो सकता। तो आई कैन गिव यू अ हिंट, राइट, सो दैट आप उससे एक आइडिया लो कि मुझे इतने वर्ड्स पढ़ने हैं और इस लेवल के पढ़ने हैं। लेवल सेग्रीगेट हो सकते हैं। केबी क्लासेस की जो आपकी बुक है उससे स्टार्ट करिए, उसके बाद हमारी कुछ क्लासेस होगी आगे, उसमें भी आपको बताना चाहूंगा, मैं बताऊंगा जरूर कि कहां से आपको यूजुअली वर्ड्स पढ़ने हैं, राइट। बेसिकली कुछ वर्ड देखे गए हैं इस लेवल के, उसी हिसाब से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वर्ड्स कैसे आ सकते हैं। लेकिन ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि ये वर्ड पढ़ लो, वो वर्ड पढ़ लो, स्पेसिफिकली ये लिस्ट पढ़ लो, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। तो एक आइडिया पता लग जाएगा। वोकैबुलरी अब आपकी होती है, वोकैबुलरी में आपको केवल सिनोनिम और एंटोनिम नहीं आते हैं, वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। तो सिनोनिम एंटोनिम वर्ड मीनिंग्स भी आते हैं, लेकिन जो है कि एग्जाम में डायरेक्टली मीनिंग पूछे जाते हैं। नो क्वेश्चन विल बी देयर लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ऐसा नहीं आता। हमेशा भी क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम या एंटोनिम के फॉर्म में आते हैं। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और फ्रेजेस, मतलब कुछ फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश के अंदर, लाइक कभी कभार आपके कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती है, फ्रेजल वर्ब्स होती है, ये भी आपका पूछा जाता है इन योर एग्जाम्स। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका वोकैबुलरी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपको इस पर देखने पड़ेंगे, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मैंने आपको सभी बता दिया, आप गो थ्रू कर सकते हो। हाँ, क्लासेस आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं है, बिकॉज़ आपका जो क्वेश्चंस आपकी लिस्ट बनानी, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर एंड वोकैब में बतानी है, राइट। तो उसी हिसाब से मैं अपना कंटेंट लेके आया था।
तो जो फिगर स्पीच है वो आपका पैसिव से बिलोंग करता है। कभी भी ऐसे डायरेक्ट फिगर स्पीच नहीं पूछते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया उसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच फिगर स्पीच इज दिस, तो ऐसा नहीं होता है। आपको फिगर स्पीच हमेशा पैसिव में दी जाती है, कोई पर्टिकुलर वर्ड इन द पैसिव या स्टेटमेंट दे देते हैं इन द क्वेश्चन फॉर्मेट, और यू विल बी आस्क्ड कि ये कौन सा इस स्टेटमेंट के अंदर फिगर स्पीच या बॉडी डिवाइस यूज हो रखी है। ओके, लेकिन फिर भी आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। कुछ कॉमन आपके फिगर स्पीच है, सिम्बल हो गया, मेथड हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, और पैराग्राफ्स हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, एलिटरेशन हो गया, राइट, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, स्निग्गर की हो गया। ये सारे आपको एक बार गो थ्रू करनी पड़ेगी बिफोर योर इमीडिएटली बिफोर योर एग्जाम, या आप 2-3 महीने पहले पढ़ लोगे तो वो भी बहुत बेटर है। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं इनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी क्लेम नहीं करूंगा कि यही वर्ड्स आएंगे आपके एग्जाम में, ये लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे थोड़ा हार्ड या इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। ये भी काफी कॉमन वर्ड है, यू मस्ट हैव सीन एनी ऑफ दीस वर्ड्स भी। तो प्रोक्रास्टिनेट काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल वर्ड। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, है ना। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस जो वर्ड है काफी कॉमन है। सोशिएबल, व्हेन समबडी इज वेरी सोशिएबल टू अदर पर्संस या पीपल, तो ये वैसा वर्ड है। कैटास्ट्रॉफी भी काफी कॉमन वर्ड है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? जो आपको कलमाइती, है ना, कैलमिटी आता है, या आपको डिस्ट्रक्शन हैव बोलते हैं जिसको, वो मतलब तबाही वगैरह हो जाती है। अफ्रीकन में काफी वो कॉमन वर्ड है, ये देखने को मिलता है मेरे को काफी बार इन द पैसेजेस बिलोंगिंग टू क्लास लेवल। तो एफिमरल का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी फ्लीटिंग या टेम्पररी, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। यूबिक्यूटस काफी कॉमन वर्ड है, यू मस्ट हैव सीन दिस वर्ड बिफोर। यूबिक्यूटस वैसे बेसिकली आपको गॉड को डिनोट किया जाता है। गॉड इज यूबिक्यूटस, मतलब गॉड इज एवरीवेयर, राइट। तो कुछ भी ऐसा जो हर जगह मिलता है वो आपका मौजूद रहता है, वो आपका यूबिक्यूटस होता है। मैंने जब ये वर्ड है वो देखने में काफी प्यारा वर्ड है, लेकिन इसका वर्ड काफी ऑपोजिट है, हैविंग या हैविंग सैड मूड या बीइंग सैड, ठीक है। वैसे नाउन फॉर्म में है, सैडनेस बोलेंगे इसके लिए। और ये ऑडेशियस, ऑडेशियस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ब्रेव, करेजियस, काफी कॉमन वर्ड है। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन समबडी इज वेरी काइंड, काइंड टू अदर पीपल। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने एक वर्ड दिखा रहा हूँ ये काफी अनकॉमन है आपके लिए। आपने कुछ ऐसे वर्ड जरूर देखे होंगे, बस आपको डेली की हैबिट बनानी है। नो टीचर कैन क्लेम कि ये वर्ड आएगा, ऐसे उस टीचर को बिलीव करना भी मत, ठीक है। तो आपको कोई आपको गाइड करे कि भाई आपको डेली या वीकली बेसिस पे कुछ 50 वर्ड्स पढ़ने हैं, तो वो सबसे बेस्ट एडवाइस है वोकैबुलरी के लिए। और कभी भी वोकैबुलरी को डिले मत करना, स्किप मत करना आखिर या बिफोर योर एग्जामिनेशन, और सोचो कि बोर्ड से पहले पढ़ लूंगी, बोर्ड के बाद में पढ़ लूंगी, नहीं हो पाता, हेक्टिक हो जाता है इसके लिए। उसके बाद ये भी वर्ड है पनिशर वर्ड है, जिसका मतलब है हार्म, राइट। उसके बाद कुछ कॉमन इडियम्स वगैरह होते हैं, इडियम्स की भी काफी लेंथी लिस्ट होती है, कम से कम आपको 1000 इडियम या बोलूं 1200 इडियम तो करनी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्रैक सीयूटी यूजी सक्सेसफुली। तो ये कुछ एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ, यही आएगी। रीड बिटवीन लाइंस का मतलब क्या हो गया? गो थ्रू द हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। करना या था फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होती है? जब आपको कुछ वर्ब्स होते हैं, वर्ब के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, अलग अलग प्रीपोजिशन अटैच हो जाती है, तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे लुक का मतलब, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक टू का मतलब अलग है, लुक डाउन का मतलब अलग है, लुक अप टू का मतलब अलग है, लुक फॉर का मतलब अलग है, लुक आफ्टर का मतलब अलग है, राइट। ये फ्रेजल वर्ब्स होती है जो वर्ब्स के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन अटैच हो जाती है, द चेंजिंग चेंज मीनिंग। तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एंड ये काफी जरूरी है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। तो कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में भी आइडिया होगी, देख दिया जाए आपका एक एरिया। उसके बाद कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब हो गया। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना होता है, पुट ऑफ का मतलब टू पोस्टपोन होता है ना। पास अवे का मतलब अलग है, पास आउट का मतलब अलग है। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़नी पड़ेगी फॉर एग्जाम। लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज अभी हमने डिस्कस किया है ना। तो वोकैबुलरी में आपको एक आइडिया देता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। जैसे कुछ सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं, वोकैबुलरी सारे क्वेश्चन तो मैं लेके आ नहीं सकता, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूज लिस्ट, इट्स अ मैसिव लिस्ट, है ना। तो इट्स अ जाइगेंटिक लिस्ट, है ना, बहुत सारे वर्ड्स। तो सारे वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। पूरा साल भी लगा लोगे तब भी जितनी क्लासेस होगी इसमें वोकैबुलरी खत्म नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी फिनिश्ड। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, 10 से 15 वर्ड डेली पढ़ तो इसका एक क्वेश्चन है, मिनाल। मिनाल वैसे एक कोई मिनियाना भी बोलते हैं इसको, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है प्रोक्रास्टिनेशन। उसके बाद इडियम ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है टू रीड द इम्प्लाइड मीनिंग यानी कि हिडन मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट वो इंसान होता है जो इसकी हॉबी होती है स्टैम्प्स कलेक्ट करने की, है ना। न्यूज़मैटिक वो इंसान होता है जो आपको क्या करता है? कॉइन्स को कलेक्ट करता है। उसके बाद कार्टोग्राफर जो आपका मैथ्स वगैरह क्रिएट करता है, और फिलोलॉजिस्ट जो होता है जो आपका स्टडी करता है वर्ड्स की, है ना। तो ऐसे वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी लेंथी है काफी, सारे नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक हैबिट बनानी है, एटलीस्ट हैबिट तो बनाओ इन द बिगिनिंग, उसके बाद में इसकी आदत पड़ जाएगी।
फिगर स्पीच होगी आपकी, जैसे इसमें एक सेंटेंस शी लाइक अ फेयरी। अब यहाँ पे एक आपका इंग्लिश के कॉमनैलिटी है कि अगर किसी का कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन करते हुए लाइक वर्ड आ जाता है, एज वर्ड आ जाता है, सो वर्ड आ जाता है, यू हैव टू यूज सिमिली ओवर देयर। तो ये आपका सिमिली है। सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन होता है यूजिंग लाइक और एज वर्ड्स, है ना। तो ये क्या हो गया आपका सिमिली हो गया। तो बस आज के सेशन में इतना ही। आई नो काफी लेंथी सेशन हो गया, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि आप कैसे तैयारी करनी है। एग्जाम की जितने भी आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ, दे आर वन ऑफ द प्रेशियस एग्जाम्पल्स, और उसमें सवाल आते हैं। एंड वोकैबुलरी की आपको क्या करना है, हैबिट बनानी। केपी क्लासेस की आपको बुक मिलेगी whenever you join केपी क्लासेस, एंड दिस बुक इज ट्रेमेंडस एंड काफी प्रेशियस बुक है। उसमें जितने ही वर्ड्स आपको क्या पढ़ने हैं, पढ़ने स्टार्ट चालू कर देने हैं, और यू विल डू अचीव योर सक्सेस एंड गोल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टुडेज सेशन। आज का सेशन काफी सक्सेसफुल रहा ड्यू टू योर प्रेजेंस। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम न्यू कंटेंट एंड मटेरियल। टिल देन टेक केयर एंड sayonara, hasta la vista, टेक केयर, बाय बाय, बी हेल्दी, बी winsome, गुड नाइट। KP Classes. Dedicated to excellence.